नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव, संस्थापिका जज़्बातों के भवसागर से। जी हाँ, ये वही पटल है जिस पे समय-समय पे कुछ नए कार्यक्रम लेकर के मैं किसी न किसी के साथ आती रहती हूँ। तो आज गुरुवार का दिन है, शाम के 4 बज चुके हैं और हमने पिछले गुरुवार से एक कार्यक्रम शुरू किया, हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर। दोस्तों, ये वो कार्यक्रम है जिसके माध्यम से जो हम लोग विलग होते चले जा रहे हैं पिछले कई दशकों से, बल्कि ये कहें कि समय-समय पे इसमें गिरावट आती ही चली गई कि हम अपनी संस्कृति, अपनी मिट्टी, अपनी जड़ों से दूर होते चले गए। इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप दूसरी की सभ्यता को सीखें, जानें और उसको अपनाएँ, लेकिन अपने जड़ों से कटना, इसमें बुराई ज़रूर है। तो इस बुराई को खत्म करने से कह के नहीं हो सकता। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी जड़ों को पहले समझें, उसको जानें कि उसकी क्या महत्व है और हमारे जीवन में वो कितना महत्वपूर्ण है। तो इसी चीज़ को समझने के लिए और अच्छे से जानने और उससे एक अपनत्व, एक मजबूती बनाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो आप भी फटाफट से इससे जुड़ जाइए, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आदरणीय हरिप्रसाद सिंह जी ने जिस तरह से हमें लोकगीतों के बारे में बताया, तो आज वो हमसे क्या बात करने वाले हैं, किन चीज़ों के बारे में और हमें जानने को मिलेगा। फटाफट से इससे जुड़ जाइए, लोगों को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग आ सकें, और अगर पर्सनली आप बुला सकते हैं तो बुला भी लीजिए। चलिए, मैं आपका परिचय करवाती हूँ। फिर से गोरखपुर क्षेत्र से संबंधित आदरणीय हरिप्रसाद सिंह जी, जो लोक कला के संरक्षण संवर्धन में लगातार प्रयासरत हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर, आप ही के कार्यक्रम में। तो हमने तो पिछली बार आपसे बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझा कि लोकगीत और लोक कला क्या है, उसके बारे में जाना, हमारी संस्कृति की कुछ चीजें हम लोगों को पता चली। आज हमें और आपसे क्या-क्या जानने को मिलेगा? सबसे पहले तो मैं स्मिता आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने लोक कलाओं के क्षेत्र में ये कार्यक्रम आयोजित किया और दूसरी बार मुझे मौका मिला। और वास्तव में लोक कलाओं की बड़ी समृद्ध परंपरा है और 1 घंटे में या 2 घंटे में उनको समेट पाना संभव नहीं है। फिर भी बिल्कुल सही बात। अगली पीढ़ी को उनसे परिचित कराने के लिए, और आज का जो भी तथाकथित विकसित समाज है और जो लोग अपने को बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा कहते हैं, उनको इन लोक कलाओं की बारीकियों से जब परिचित होने का मौका मिलता है तो पता चलता है कि इनमें कितना दर्शन छिपा हुआ है। पिछली बार हम लोगों ने लोकगीतों की चर्चा किया था, शुरुआत हम लोग वहीं से करेंगे। आज हम आपको जो लोक नृत्य हैं हमारे क्षेत्र के, भोजपुरी क्षेत्र के जो पारंपरिक लोक नृत्य हैं जी, लोक वाद्य हैं और लोक शिल्प हैं, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। मैं शुरुआत करना चाहता हूं कि जो हमारी लोक कलाएं हैं उनका समाज जीवन से बड़ा गहरा रिश्ता है। जीवन के हर गतिविधि के लिए कोई ना कोई लोक कला बनी हुई है, हर कार्यक्रम के साथ लोक कलाएं जुड़ी हुई हैं। आपने देखा होगा त्योहारों में अगर गीत होता है तो साथ साथ नीचे अल्पना भी बनती है। हमारे यहाँ चौक पूर्णा कहते हैं। हाँ। एकादशी का त्योहार हो या सत्यनारायण व्रत कथा हो या नाग पंचमी हो, किसी चित्रकार को बुलाने की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा गोबर शिल्प से, जब गोधन हमारे यहाँ दीपावली के बाद गोधन पूजा होती है, गोधन कुटाई होती है, तो गोबर से ही आकृतियां बनाते हैं। तो इस प्रकार हमारे लोक कलाएं हमारे जीवन से जुड़ी हैं और कितना गहरा रिश्ता है समाज से और समाज के हर घटक से, तो रिश्तों को परिभाषित करती है। भारत की संस्कृति में रिश्तों का बड़ा योगदान है। पति का पत्नी से रिश्ता, बाप का बेटे से, बेटी से, बाप भाई से, बहन से, आपस में उसी रिश्ते को परिभाषित करती हुई पद्मश्री शारदा सिन्हा जी का एक बहुत प्यारा सा लोकगीत है जिसकी लाइनें मैं अक्सर गुनगुनाया करता हूँ।
उसमें वो नायिका कहती है कि हम सब कुछ तेज देंगे, तेजब माने छोड़ देंगे, छोड़ दें। लेकिन उसको जी, कैसे छोड़ेंगे जिसके साथ हमने 7 फेरे लिए। और उसकी एक लाइन है, बाबा दिहल झुमका सेहूरे हम तेजब, सेहूरे हम तेजब, बलमुआ कैसे तेजब हो छोटी ननदी। वाह! कहते ही वो सब कुछ छोड़ देंगे। ये हमारी लोक संस्कृति है और उसी लोक परंपराओं को अगली पीढ़ी को परिचित कराना है। और भोजपुरी क्षेत्र निश्चित रूप से बहुत समृद्ध रहा है, तो आज हम लोग वहीं से शुरू करेंगे। सबसे पहले आपकी अनुमति हो तो हम लोक नृत्यों से ही शुरू करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, तो अनुमति लोक ही नृत्य नहीं बने ये कैसे? कार्यक्रम। जी, जी, बिल्कुल। बिल्कुल सर। लोक नृत्य जब सामान्य व्यक्ति झूमने लगता है, थकान मिटाने के लिए झूमने लगता है, फसल देख के झूमने लगा और किसी खुशी में झूमने लगा, तो शरीर के अभिनय से लोक नृत्यों की परंपरा बन गई। उसके लिए कोई क्लास नहीं चले, कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं चला, कोई वर्कशॉप नहीं लगाए गए और झूमने से ही लोक नृत्य बने। अब वो अपने अकेले पहले झूमने लगे, फिर वो अपने कम्युनिटी में अपने समुदाय के साथ झूमने लगे, फिर एक समुदाय ने एक धीरे धीरे एक रचना बना ली और वो उस समुदाय का वो नृत्य बन गया, लोक नृत्य बन गया। तो हमारे देश के जो पारंपरिक लोक नृत्य हैं, क्योंकि सामूहिक जीवन में हमारे यहाँ सब लोग रहते हैं, विशेषकर गांव की जो संस्कृति है वहां तो सामूहिकता का ही जीवन है। एक साथ काम करते हैं, खेतों में भी जाते हैं, परस्पर एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो ऐसे में हमारे यहाँ लोक नृत्य बने और भोजपुरी क्षेत्र में अलग अलग वर्ग के लिए भी लोकगीत बने। लोक नृत्य तो बिल्कुल हमारे यहाँ स्वरूप है वो समूह का है, यानी अलग अलग जाति वर्ग का अलग अलग लोक नृत्य है। हमारे भोजपुरी क्षेत्र में 5 लोक नृत्य हैं। आपको आवाज आ रही है ना? जी, 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 आवाज़ आ रही है आपकी, ठीक से आ रही है। जी। तो हमारे क्षेत्र में 5 लोक नृत्य हैं भोजपुरी क्षेत्र में। जी। और ऐसी विशेषताएं हैं कि उस पर आप शोध करते रहिए। पहला है हमारे यहाँ जो आजकल यादव बिरादरी कहते हैं और उनको अहिर कहते हैं, उनका एक नृत्य है और दुनिया का सबसे तेज नृत्य माना जाता है, क्योंकि वो मंच पर हो ही नहीं सकता। वो तो खेत में, जिसको सरेह कहते हैं, सरेहे में डंडारी मारते हैं, अपनी शारीरिक कलाबाजी दिखाते हैं, शारीरिक सौष्ठव दिखाते हैं, दमखम दिखाते हैं। अच्छा, इसमें एक मजेदार बात है, ये जो लोक नृत्य बने हैं वो केवल उसी वर्ग के पास लोक नृत्य है जो मेहनत करके खेती में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं और वो थक हार करके आते हैं। जो हमारे यहाँ संपन्न वर्ग है उसका कोई लोक नृत्य नहीं है, वो संरक्षक की भूमिका में है। लोक नृत्य किसी भी जाति बिरादरी का कोई करेगा, उसका संरक्षण बाकी सब लोग करते थे, आज भी करते हैं। वो पुरस्कार देते थे, नेक देते थे। और वो लोक नृत्य के कलाकार अगर उस गांव में अपनी बिरादरी के कार्यक्रम में आए हैं या उत्सव में आए हैं, तो भी उससे निपटने के बाद गांव में हर दरवाजे पर जा जा करके वो नृत्य करते थे और पुरस्कार लेते थे। समाज की संरचना थोड़ी बदल गई, लेकिन आज भी लोक नृत्यों के प्रति लोगों के मन में स्नेह है। तो पहला मैंने आपको बताया कि फरी या फरुआही लोक नृत्य कहते हैं। ये डिस्प्ले कार्ड से आप देख सकते हैं। अरे वाह! ये मेल डांस है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर दीजिए। इसमें हाँ। दिख रहा है? जी, जी, जी।
थोड़ा-सा ऊपर कर देंगे ना तो उसका नाम आएगा। जी, जी, बिल्कुल। हाँ, हुँ। अरे वाह! ये आपने तो पूरी मेल तैयारी डांस कर है। ली। हुँ। हाँ हाँ, ये एक पुरुष, केवल इसमें पुरुष ही नृत्य करते हैं। उनके जी। कॉस्ट्यूम भी वही होते हैं, और वो बनियान और धोती पहन करके और हुँ, कलाबाजी हुँ। करते हैं। तो ये नृत्य हमारे अच्छा। भोजपुरी क्षेत्र में बड़ा लोकप्रिय है। इसमें अच्छी बात है कि अगली पीढ़ी भी इस हुँ, लोक नृत्य में सहभाग कर रही है। हमारे क्षेत्र के कई लोक नृत्य के कलाकार इस विधा के फरुआही, हुँ, और हुँ। इसको जांघिया नृत्य भी कहते हैं। जब हमारे सरजू उस अच्छा। पार आजमगढ़ की ओर चले जाते हैं तो धोती के हुँ, ऊपर वो हुँ। घुघरू लगाए जांघिया पहनते हैं, कच्छा पहनते हैं, इसलिए इसको हुँ, अवध हुँ। क्षेत्र में जांघिया नृत्य भी कहते हैं। इसके ढेर सारे अच्छा। कलाकार और दल हमारे राष्ट्रीय स्तर तक के कार्यक्रमों में, प्रतियोगिताओं में गए हैं, और भोजपुरी क्षेत्र का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। अब अच्छा। हर लोक नृत्य में अलग अलग वाद्य बजते हैं। फरुआही है, उसमें ढोलक और नगाड़ा बजता है। लेकिन दूसरा एक लोक नृत्य है, दिख रहा है ना? जी, जी। ये क्या है? गोंडक? ये नहीं, गोड़ऊ नृत्य है। गोड़ऊ, गोड़ऊ। अच्छा। गोड़ऊ या कहरौआ, ये कहार जाति के लोगों का ये लोक नृत्य है। इसमें जो लोक वाद्य बजता है वो बड़े आकार का डमरू, जिसको हुड़का कहते हैं। हुड़का। अच्छा। क्योंकि सारे इसमें नाम भी हम लोगों के लिए नए हैं एकदम। जी। हाँ, इसमें हुड़का बजता है। इसमें एक जोकर होता है, और थोड़ा बहुत हास्य का नाटक भी कर लेते हैं, और बीच में एक आध संदेश परक चीजें भी कर लेते हैं। हास्य प्रयास में ही वो संदेश भी दे देते हैं। इसमें हमारे यहाँ दो लोक नृत्य ऐसे हैं जो पूरी तरह मर्दाना डांस है। दो ऐसे हैं जिसमें महिला पात्र जो है वो पुरुष ही होता है, और पूरी तरह महिला के गेटअप में वो रहते हैं। गला मेरा गड़बड़ है। तो हाँ, मौसम बदल ये रहा है। गोड़ऊ जी। गोड़ऊ नृत्य जो है, हुँ। इसमें वो हुड़ुक बजता है। इसको हुड़का नाच भी कहते हैं। अब अच्छा। तीसरा लोक नृत्य, ये धोबी बिरादरी का ये धोबिया लोक नृत्य है। नृत्य। अच्छा। इसको धोबिया लोक नृत्य कहते हैं। अब इसमें जो वाद्य है वो है पखावज। पखावज बजाते हैं, मेन वाद्य पखावज है। हुँ। इस नृत्य की विशेषता है कि इसमें कमर से ऊपर वो बड़ा सा झुल्ला पहनते हैं, जिसको हम आम भाषा में ब्लाउज कह सकते हैं, ढीला ढाला। लेकिन वो महिला का गेटअप नहीं बनाते हैं। ऊपर पगड़ी रहती है, नीचे वो घाघरा पहनते हैं, और कमर में एक चमड़े की पेटी लगाते हैं, जिसको कसनाटी कहते हैं। उस पर बड़े बड़े घुघरू लगे होते हैं। इसकी मेलोडी, इसकी म्यूजिक गजब की है। जैसे वो जब हम लोग दही मक्खन निकालने के लिए हाँ, मथानी मथते मथनी। हैं, उसी तरह से जी। अपनी कमर चलाते हैं। और जब कमर चलाते हैं तो उससे कसनाहटी बजती है, और घाघरा उल्टी दिशा में फैलता है। तो ये नृत्य बहुत ही आकर्षक है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि भोजपुरी क्षेत्र के इस लोक नृत्य को लेकर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे मर्दह गाजीपुर के बाबू नंदन जी। बाबू नंदन जी केवल मोदी जी और मनमोहन सिंह को छोड़ दीजिए तो कोई प्रधानमंत्री ऐसे नहीं जिनके साथ वो विदेशों में धोबी नृत्य लेकर के नहीं गए। तो ये बड़ी उपलब्धि हमारे भोजपुरी क्षेत्र के लिए है। इस लोक नृत्य को सारी दुनिया में मान सम्मान मिला। और मुझे ध्यान में है कि मैं मॉरिशस गया था, तो फ्रांस से एक महिला आई थी, लेडी हुँ। कैथरीन। उन्होंने बताया कि मैंने धोबी डांस पर ही रिसर्च किया है, कि उसकी जो अच्छा। मेलोडी है, उसका कैसे कमर चलाते हैं और घाघरा फैल जाता है, और उनकी स्टाइल भी थोड़ा थोड़ा बिहू, जो असम का बिहू है, उस तरह हुँ, से हुँ।
कुछ स्टाइल हमारे धोबी नृत्य की भी होती है, कुछ अच्छे कलाकार। तो भोजपुरी क्षेत्र में गाजीपुर और आजमगढ़ ऐसे जिले हैं जहां धोबी नृत्य की परंपरा बहुत ही समृद्ध है। तो अब एक नृत्य ऐसा है जिसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले बार भी किया था, वो नृत्य है इंद्रासनी। हाँ, इंद्रासनी का आपने जिक्र और किया था नृत्य, जी। हाँ, इंद्रासनी लोक नृत्य हमारे हरिजन समुदाय का लोक नृत्य है, पूजा पाठ से ज्यादा संबंधित है। और आप ये समझिए जितने लोक नृत्य हैं ये मनोरंजन के लिए नहीं करते हैं। देवी देवता के, अपने कुल देवता के पूजा में ये सारे नृत्य अपने अपने यहाँ लोग करते हैं। जौनार चढ़ाते हैं, डीह बांधते हैं, तो ये लोक नृत्य की प्रकृतियां वहां होती हैं। तो इंद्रासनी लोक नृत्य की चर्चा पीछे हुई थी कि देवी के मंदिर में इस नृत्य को बहुत मान्यता है। और नवरात्र में उसमें आंचल देवी के मंदिर में अचराक नाच जिसको कहा जाता है, जी, आंचल पसार करके, तो उस पर देवी मनौती स्वीकार करती हैं। ये इंद्रासनी नृत्य सर की आज थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है। जी जी जी, दिख रहा है। लेकिन नृत्य मेरी आप सभी दर्शकों से एक ये भी विनती रहेगी, ये आप लोगों को एक राय भी है मेरी तरफ से कि जो जो नाम आप देख रहे हैं, आप इसको YouTube पे अगर सर्च करेंगे ना तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। तो ये देखिए, नृत्य तो यहाँ नहीं दिखा सकते हैं, इसके बारे में जानकारी आप तक जरूर पहुंचाई जा सकती है। तो आप इसको जब बस नाम इसको कहीं नोट कर लीजिए और इसको इसके विषय में और जानने का प्रयास करिए, तो आपकी जानकारी में और बढ़ोतरी ही होगी। जी सर, कमेंट्स बहुत सारे आ गए हैं, मैं थोड़ी देर में उन लोगों के कमेंट जरूर पढ़ूंगी। जी आप कमेंट पढ़ लीजिए थोड़ा, मैं जी आप थोड़ा पानी पी लीजिए, मैं फटाफट से कुछ लोगों के कमेंट पढ़ लेती हूँ। विकास बेनीवाल जी लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, जिंदाबाद बोल रहे हैं, सभी का स्वागत कर रहे हैं। ममता सिन्हा जी हमारे साथ हैं और वो संभवतः बिहार से हैं और कह रही हैं कि ये सभी नृत्य जो हैं वो बिहार और यूपी के संक्रमण क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। राजकुमार सेवक जी हमारे साथ हैं, वो कहते हैं बहुत सुंदर सांस्कृतिक जानकारी। ममता सिन्हा जी फिर कह रही हैं कि बिहार के क्षेत्र में सारे लोक नृत्य हैं, ये उनको अच्छी जानकारी है। रेहान खालिद जी हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उनका कहना है कि घुमड़ घुमड़ भी तो एक जबरदस्त लोक नृत्य है। ये फिल्म का है, मुझे नाम नहीं याद लेकिन हाँ शायद। ममता सिन्हा जी लगातार जुड़ी हुई हैं और बहुत सारी बधाइयां और बहुत खुश हैं वो इस कार्यक्रम को लेकर के। सुधीर श्रीवास्तव जी हैं, बहुत बधाइयां बोल रहे हैं। विकास बेनीवाल जी हमारे साथ में हैं। राजकुमार सेवक जी कहते हैं इसे पश्चिम क्षेत्र में नीली घोड़ी नृत्य भी कहते हैं। कुछ बदलाव के साथ प्रायः पहले विवाह, शादियां और धार्मिक उत्सवों में किया जाता है। लीली घोड़ी भी तो है, लीली घोड़ी रेहान खालिद जी कह रहे हैं ना, लीली घोड़ी। इसमें आप ध्यान से देखें तो आगे दो कठघोड़वा हैं। जी हाँ दिख रहे हैं, इसमें दो कठघोड़वा दिख रहे हैं, इसी को वो लीली घोड़ी कह रही है। धोबी नृत्य में इसको इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग भी बचपन में देखा करते थे। और बिहार में मुझे लगता है ममता जी ने कहा ना और लोक नृत्य है। जी ममता सिन्हा जी हैं। हाँ, तो बिहार में तो वो ढिड़िया नृत्य भी उधर प्रचलित है और भी कुछ ऐसी विधाएं हैं जो इधर हमारे गोरखपुर क्षेत्र में नहीं है लेकिन बिहार में है। तो अभी हम केवल मैदानी क्षेत्र की बात कर रहे हैं इसमें। बिल्कुल और बिहार के जो मैदानी क्षेत्र है, जी
हाँ, तो इस मैदानी क्षेत्र का हमारे क्षेत्र में एक और विलक्षण लोक नृत्य है, उसका नाम है पंवरिया। पावरिया, अच्छा। अब पंवरिया देखिए, ये अच्छा, ये ये कैसे होता है? कलाकार हाँ हाँ। हाथ में चिकारा लिया हुआ है। चिकारा जिसको कुकुही भी हमारे क्षेत्र में कहते हैं, वो छोटी वाली सारंगी जिसको आप कह सकते हैं। अच्छा अच्छा, एक तारा। अब आज के तथा कथित वर्ग समाज में जो वर्ग भेद फैलाने की कोशिश होती है, सांप्रदायिकता वाले विषय और जातिगत भेद वाले विषय, उन सबको दूर करता है ये लोक नृत्य। इसका कलाकार हमेशा मुसलमान भाई होता है, और वो मुगलिया जोड़ा जामा पहन के हिंदू के घर संतान होने पर वो आते हैं अच्छा। और सोहर गाते हैं, और राम के भजन गाते हैं, कृष्ण के भजन गाते हैं, और पुरस्कार लेते हैं। अरे वाह। तो अब सामाजिक समरसता का इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता। इसके बिल्कुल पहले बिल्कुल। मैंने आपको इंद्रासनी नृत्य बताया, वो जातिगत और अस्पृश्यता, ये दोनों मिथक को तोड़ता है। क्योंकि हरिजन बिरादरी का नृत्य होते हुए भी देवी के मंदिर में सबसे पहली मान्यता उसकी है, तो जाहिर है छुआछूत और ये सब बाद में घुसेड़ दिए गए अनेक कारणों से। और ये जो पंवरिया नृत्य है, ये तो हिंदू और मुसलमान के बीच का भी भेद खत्म कर देता है। तो लोक कलाओं की ये जो ताकत है समाज को जोड़ने की, उसको पहचानने की जरूरत है। जमाने की दौड़ में इनको सुविधाएं नहीं मिली, और मुझे लगा कि आजादी के बाद से इन कलाकारों के लिए जितना काम होना चाहिए था नहीं हुआ अभी। उतना नहीं हुआ। और मैं तो भारत सरकार की स्कीम्स में भी रहा, तो मैं वहां कहता था कि भाई इन कलाकारों के लिए कोई अपने पास स्कीम है। सरकारी स्कीम्स जो है वो वेबसाइट पर आती हैं, और वेबसाइट में आई तो एनजीओ के माध्यम से, और ये कलाकार अपना मृदंग बजाएंगे, वो जा रहे हैं फॉर्म भरने अंग्रेजी का, तो ये अपने में मस्त रहते हैं। तो हमारे भोजपुरी क्षेत्र में मैदानी भाग के ये लोक नृत्य हैं। अब हमारे भोजपुरी क्षेत्र का एक बहुत शानदार क्षेत्र है, जिसमें बिहार का भी इलाका शामिल है, मध्य प्रदेश का भी थोड़ा सा इलाका शामिल है, और हमारे उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है, उधर जो कैमूर की पहाड़ियां हैं, तो उसमें कुछ आदिवासी जो हमारे वनवासी भाई हैं, उनके ऐसे ऐसे लोक नृत्य हैं कि आप देख करके दंग रह जाएं। इन लोक नृत्यों में एक और विशेषता है, वो समझौता नहीं करते हैं। और भोजपुरी क्षेत्र में एक मजेदार बात है कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट अलग अलग उसमें बजते हैं, वो कभी एक साथ कभी बजते नहीं। अच्छा। आदिवासी क्षेत्र के जो लोक नृत्य हैं, उसमें बहुत प्रसिद्ध लोक नृत्य है कर्मा। कर्मा जाति है और कर्मा लोक नृत्य है, और वो लोग पूजा के भाव से पुरुष और महिला दोनों समान संख्या में वो रहते हैं, मादल बजाते हैं और लोक नृत्य करते हैं। वहाँ ज्वालामुखी देवी का अगरही नृत्य है, डोमकच है जो जानवरों के सींग और उसका इस्तेमाल करके, मुसहरी नृत्य है, नटुआ नृत्य है। ये सब हमारे जो पठारी क्षेत्र हैं वहाँ समान रूप से प्रचलित है। और मैं एक नाम जरूर लेना चाहूँगा इनके संरक्षण के लिए, उधर इनके बारे में मुझे भी कोई जानकारी नहीं थी, तो राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक हमारे आदरणीय अर्जुन दास केसरी जी वहाँ, उन्होंने बहुत काम किया इस पर, बहुत ढेर सारी पुस्तकें लिखी, और आज भी वो बहुत सक्रिय हैं और लोगों को बहुत ही सहयोग भी करते हैं इसमें, रिसर्च में और उसके लिए। तो मैं उनके लिए भी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।
और उनके माध्यम बहुत से ही अच्छी बात। कई इस तरह के लोक नृत्यों को मुझे देखने का मौका मिला था। तो मैं समझता हूँ लोक नृत्य हमारे क्षेत्र के, जैसा मैंने बताया, ये 4-5 लोक नृत्य भोजपुरी क्षेत्र के, और ऐसे ही जी। 4-5 उधर के हैं। इसमें एक बात और है कि बिहार और यूपी का जो भोजपुरी क्षेत्र है, इसमें एक नृत्य, उसको नाम दिया है लौंडा नाच। अब लौंडा नाच, आप, भोजपुरी का शब्द है लौंडा माने लड़का, तो नौटंकी में भी नाचते हैं, वैसे अकेले भी नाचते हैं। और ये नृत्य पहुंच गया हॉलैंड में और नीदरलैंड में। ये लौंडा नाच बकायदे ग्रुप बना करके, ऑर्केस्ट्रा बना करके, और डच क्वींस जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं, गाउन, उसमें पहन करके, मुझे ध्यान था वहां हीरा यादव, जोधा यादव, ये दोनों लोग बाप बेटा इस नृत्य को प्रस्तुत करते थे। तो ये लौंडा नाच केवल बिहार में नहीं है, यूपी में नहीं है, बल्कि यहाँ से उठ के चला गया पूरी दुनिया में। कैरेबियन देशों में भी वो लोग नीदरलैंड से उठ करके अपना ऑर्केस्ट्रा लेकर के जाते हैं। और जैसा आपको बताया था कि हमारे खलीलाबाद क्षेत्र में हरिहरपुर का जो बाबू रंगपाल का फाग था, वो सारी दुनिया में गाया जाता है। उसी तरह से लौंडा नाच जिसको कहते हैं, और बाहर के देशों में तो गोरखपुर कहने पर भी वो स्टेट में बिहार लिख देते हैं। तो हाँ, भोजपुरी का हाँ। पर्याय बिहार को मानते ही है, और बिहार जो है वो लोक कलाओं की धरती है। तो मुझे लगा कि ममता जी भी जुड़ी हुई हैं, और हम बिल्कुल, लोगों को ढेर बिल्कुल। ममता जी लगातार कमेंट कर रही हैं, वो छपरा उनसे भी से हम हैं। लोगों को, हाँ, हाँ, कुछ हाँ, और और वो चीजें लगातार, मिलेंगी। बिल्कुल, और वो लगभग काफ़ी चीज़ों को जानती हैं। बीच में एक कमेंट और है कि मैं उसको फटाफट से पढ़ लेती हूँ। प्रतीक सिन्हा जी हैं, वो आप तक प्रणाम पहुँचाने की बात कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से आपको प्रणाम। तो लोग हैं, प्रियंका सिंह जी जुड़ी हुई हैं, कह रही हैं ज्ञानवर्धक जानकारी। तो बहुत अच्छा। संभवतः प्रतीक सिन्हा जी आपके स्टूडेंट रहे प्रतीक होंगे। हमारे विद्यार्थी हैं, जी, जी, और जी। प्रतीक बहुत अच्छे चित्रकार हैं। अरे वाह! तो और आपका प्रतीक को, विद्यार्थी है तो वो कहेंगे कि वो सर्वगुण संपन्न होंगे, चित्रकार तो वो अच्छे होंगे ही होंगे, लेकिन जो चीजें आपसे सीखने को मिली होंगी ना, वो विलक्षण है भाई। तो प्रतीक की प्रतिभा को देख के छोटे क्लास में ही मैंने इनको तय किया कि इनको इस फील्ड में रहना है। तो मैं एक तरह से भोजपुरी में कहते हैं घेर के रख ले बनी। तो बहुत अच्छी स्केचिंग करते हैं प्रतीक। और आपको ध्यान में आएगा पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी के जी। लगभग 3 दर्जन चित्र प्रतीक ने बनाए हैं, उनकी प्रदर्शनी लगाने जा रहे हैं, उनसे जुड़े अच्छा, हुए हैं। अच्छा, तो अच्छा। प्रतीक चलिए, बहुत अच्छी से बात है प्रतीक जी, बस ऐसे ही जुड़े रहिए और आपको शुभकामनाएं। देखिए, रईस सिद्दीकी जी कह रहे हैं बहुत नीक लागत है। रईस सिद्दीकी जी बहराइच से हैं, और भोजपुरी भोजपुरी के जो शब्द है ना, हम्म। आपको ध्यान आएगा, बिहार में एक समाचार बड़ा चर्चित रहा था। हम्म। मॉरिशस के राष्ट्रपति महामहिम राजकेश्वर प्रयाग जी आए थे पटना, बाजितपुर उनका गांव है वहीं। माननीय नीतीश जी जब मॉरिशस गए थे तो उनको निमंत्रण दिया था। आपको ध्यान में, मॉरिशस में लोग अधिकतम जो है उनके पूर्वज बिहार भोजपुरी वो, से। जी, जी, तो बिल्कुल। वहाँ की वो जब आधिकारिक भाषा भी है भोजपुरी। हम्म। अपने गांव गए तो वहां का चांदी के लोटे में लोगों ने मिट्टी दी, और उसको लेकर वो फूट फूट के रो रहे थे। और ये समाचार अखबारों में और पूरी दुनिया में फ्रंट पेज पर छपा था। तो अपनी मिट्टी से जो जुड़ाव है, वही शायद भोजपुरिया लोगों को सारी दुनिया में शीर्ष स्थान पर रखे हुए है। हाँ। हमारी अगली पीढ़ी को मालूम नहीं है कि हम लोग परेशान हैं, दिल्ली जाके कुछ काम करेंगे। 5 स्टार होटल्स हैं भोजपुरिया लोगों के मॉरिशस में। दुनिया के तमाम देश हैं जिसमें कोई प्रधानमंत्री है तो वे राष्ट्रपति हैं,
साउथ अफ्रीका में मिनिस्टर हैं, गुयाना में मिनिस्टर्स हैं, और इतने ही नहीं, वो भोजपुरी बोलते भी हैं। हमारे यहाँ बस संकोच करते हैं लोग, वो लोग बिल्कुल। संकोच नहीं करते हैं, वो भोजपुरी बोलते हैं, उससे कनेक्ट होते हैं। और बहुत मीठी भाषा है। मैं तो जब भी सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि इसमें जो मिठास है ना, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी जगहों की भाषा मुझे बाद में सुनने को मिली कि अगर वो प्यार से भी बात कर रहे होंगे दो लोग ना, तो आपको दूर से देख करके एक बार को लगेगा लड़ रहे हैं क्या। तो कम से कम हम्म। हमारे क्षेत्र में इस तरह का नहीं है। अगर कुछ किसी को कुछ गलत भी बात कर रहे होंगे ना, तो उसमें भी एक मिठास ही झलकती है। तो भोजपुरी ये एक बात मीठी बिल्कुल भाषा है। बिल्कुल बिल्कुल। सही है। इसकी जो मिठास है, हम्म। इसकी जो मेलोडी है, उसी से आप देखो, साउथ में भी आजकल भोजपुरी की फिल्में बन रही हैं, ये फिल्में बन रही हैं साउथ में, उसमें जी। भोजपुरी के डायलॉग डाले जा रहे हैं। अच्छा। तो जाहिर है कि वो पंजाबी के डायलॉग नहीं डाला उन्होंने, हम्म। हरियाणवी के डायलॉग नहीं डाला उन्होंने, तो भोजपुरी कहीं क्यों डाला। तो उसकी टोन जो है, वो टोन समझ में आती है, उससे कनेक्ट होने में अ, हम्म। हाँ, आसानी होती है। जी। तो अच्छा लगा कि हम लोगों ने अभी लोक नृत्यों की चर्चा की, जी और हाँ, जी हाँ। देखिए, अब एक मैं खंड कुछ इसके लोगों बाद की, हमारा। हम्म। हाँ, बिल्कुल। और बस मैं कुछ लोगों के कमेंट्स लगातार आ रहे हैं और सबको आज बहुत अच्छा लग रहा हाँ। है। जो भी इस क्षेत्र से हैं, उन्हें तो निश्चित रूप से ही बहुत ही अच्छा लग रहा होगा कि चलो इस टॉपिक पे किसी ने बात तो छेड़ी। क्योंकि इसको लोग वाक़ई में, मुझे लगता है कि अगर हम जिस भी नृत्य की बात कर रहे हैं, वो जहाँ है वो लोग आपस में ज़रूर बात करते हैं। पर शहरी क्षेत्र में मैं किसी और की बात क्या करूँ, इसको बोलते हुए थोड़ा संकोच ज़रूर हो रहा है, लेकिन सच में मेरी जानकारी भी बहुत ही अल्प है। और शायद उसी को, जानकारी को बढ़ाने के लिए मन में ये जिज्ञासा आई कि इस टॉपिक पे बात करते हैं, तो मेरे साथ-साथ और भी लोग इस बारे में समझ सकेंगे। तो अभिषेक मिश्रा जी कहते हैं कि जी, हमारे यहाँ ये नृत्य अभी भी देखने को मिलता है आदरणीय। और नृत्य तो निकल गया, उस समय ही उन्होंने बोला होगा। लिली घोड़ी बोलते, लिली घोड़ी जिसको बोलते हैं, एक बार और बताएंगे लिली घोड़ी किसको बोलते हैं। कठघोड़वा, फोबिया नृत्य। कठघोड़वा भी कहते हैं कट उसको। कटघोड़वा। हाँ हाँ हाँ। हाँ, जी। घोड़े का आकार बना के उसी में आदमी बीच में रहता है, और अच्छा। वो हाँ हाँ स्टाइल हाँ। में दौड़ाते नचाते हैं उसको। हाँ हाँ, बिल्कुल। ममता सिन्हा लगातार बनी हुई है, उनकी जानकारी भी अच्छी है। पवरिया एक पुरुष नृत्य है, ऐसा बता दी हैं वो। ममता सिन्हा हम्म। जी कह रही हैं कि जी सत्य है, पवरिया एक मुस्लिम नृत्य समुदाय है जो आज भी बहुत प्रसिद्ध है। आभार कह रही हैं आपको। प्रतीक सिन्हा जी भी लगातार बने हुए हैं। प्रियंका सिंह जी ज्ञानवर्धक जानकारी बोल रही हैं। बस इसी तरह से आप लोग जुड़े रहिए। ममता सिन्हा जी के बहुत सारे कमेंट्स हैं। मैं उम्मीद करती हूँ और आपसे निवेदन भी है सर कि जब भी आप फ्री होंगे तो एक बार ये कमेंट्स ज़रूर एक बार पढ़िएगा, क्योंकि लोगों ने बहुत प्यार से आपकी बातों को सुना है और उस पे कमेंट्स भी किया है। बहुत सारे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि आपसे बात कर ली जाए, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम में आएँगे। अच्छा, ये भी एग्ज़ाम में आएँगे विकास जी। विकास जी कल भी मेरे साथ बने हुए थे एक कार्यक्रम में, हिंदी का कार्यक्रम था, साहित्य का। तो साहित्य विधान, उसमें भी उन्होंने बोला कि मेरे एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें आएँगी। तो मुझे लग रहा है कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपके एग्ज़ाम की तैयारी तो मेरे माध्यम से हो जाएगी। बहुत प्रियंका अच्छा। सिंह जी कह रहे हैं, जितनी मीठी भोजपुरी भाषा उतनी ही सहज। आचार्य जी आपका उद्बोधन। तो बहुत-बहुत सही बात है, एकदम बहुत सही और अच्छी बात कही आपने, बहुत मीठी बात कह दी आपने प्रियंका जी। तो चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते वास्तव में हैं। सर। जो हमारी लोक संस्कृति है और लोक कला है, हुँ। वो जीवन में मिठास ही भर देती है, और उसके माध्यम बिल्कुल। से व्यक्ति जो हमारे क्षेत्र का तनाव था, हुँ। उसको दूर कर लेता था। अब आपने कहा ना कि मुझे भी जानकारी नहीं है, हुँ। अब हो रही है। बिल्कुल तो सही बात। मैं चूंकि गांव में रहता था, हुँ। और ननिहाल में मैं जब जाता था तो महीनों रहता था, तो वहां मैंने सारे संस्कार, शादी ब्याह के गीत वो नानी से मामी से सुनता था, तो मुझे याद रह गया। गांव में जो चीज देखता था, उसे हुँ। बाद में मुझे लगा कि ये इन सब चीजों पर काम करना चाहिए।
तो जब व्यक्ति थोड़ा नजदीक जाता है तो उसके बारे में उसको समझ में आता है। किसी का दोष नहीं है, भोजपुरी के क्षेत्र के लोग अपनी माटी से, अपनी बोली से जुड़े रहना चाहते ही हैं। कि हमारे, आपको ध्यान होगा, एक बहुत प्रसिद्ध कवि हुए थे मोती बीए। मोती बीए जी बरहज देवरिया के थे। ढेर सारी फिल्मों में उन्होंने गीत लिखा, और सोआइल महुआ बारी में बहार सजनी उनका बड़ा एक प्रसिद्ध गीत था। मोती बीए जी ने एक मुक्तक लिखा कि भाई भोजपुरिया क्षेत्र है तो छोड़ के कहाँ जाएगा, कोई कहीं जाएगा तो अपनी माटी से दूर नहीं जाएगा, दूर जाएगा तो खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने लिखा था कि जौने खूंटा बछरुआ बन्हा गइल बा, हम चौले से का फरियाए के बा। जौने खूंटा बछरुआ बन्हा गइल बा, हम चौले से का फरियाए के बा। तूर के फेंक दिहले से का हो जाई, फिर वही में वो के बन्हाए के बा। तो उन्होंने प्रतीक माना बछड़े को कि अगर रस्सी खुल भी गई तो क्या हुआ, फिर उसी में बंधना है उसको। तो हम अपनी मिट्टी से बंधे हैं। हम कहीं जाएंगे तो कुछ चीजों के विकल्प थोड़े मिलेंगे हमको। अब सोहर का कोई विकल्प नहीं है, इतना भी बढ़िया गीत कोई गाए, सोहर का क्या विकल्प। और इतनी नहीं है, आप देखो दुनिया में फास्ट फूड के नाम पर, हाँ, अब बिहार का सत्तू इंटरनेशनल है। वो बिहार में ना क्षेत्र का, इससे ज्यादा फास्ट कुछ भी नहीं हो सकता, ये तो मैं भी मानूंगी। हाँ, कोई प्रिपरेशन नहीं, तुरंत ले। अरे मैंने देखा लोगों को कि गमछा में ही सान लेते थे सत्तू। अच्छा, गमछा में खाए निकल लिए। अच्छा। चिवड़ा दही है, लिट्टी चोखा है, तो ब्रांड हो गया। तो खाद्य के मामले में मैं ये कह रहा था कि हमारी अगली पीढ़ी को हमारी ये विरासत इसलिए नहीं मिली कि हमारे क्षेत्र से माइग्रेशन बहुत हुआ। बाढ़ का क्षेत्र होने के नाते उद्योगों से दूर सबसे पहले लोग कलकत्ता चले जाया करते थे, और आप कोयलरी में कमाने जाते थे। उसके लिए तमाम ढेर सारे गीत हमारे यहाँ लिखे गए। तो माइग्रेशन होने के नाते दादा दादी गांव में हैं और पोता पोती कोयलरी में है। अब कोयलरी वो गए तो वो बंगाल की भाषा, उसकी भाषा, वो खिचड़ी हो गई। ये चीजें ट्रांसफर होती हैं दादी नानी से अगली पीढ़ी को। तो जब दादी नानी के पास रहेंगे तो सीखेंगे। तब तो बिल्कुल सही। ये दुर्भाग्य रहा भोजपुरी क्षेत्र का कि यहाँ के लोगों को माइग्रेट करना पड़ा, और चाहे वो गन्ना की खेती के बहाने सारी दुनिया में चले गए। सबसे पहले वो फिजी गए, फिजी के बाद उधर मॉरिशस गए, और फिजी से ही वो फैल गए गुयाना, सूरीनाम और त्रिनिडाद में। तो उन लोगों ने तो अपनी लोक संस्कृति को सहेज के रखा है, क्योंकि वहां उनके लिए वही संबल था। हमारे यहाँ भी हम लोग चाहे कुछ भी कहें, हम तो जैसे मुफ्त की चीज का कोई कीमत नहीं समझता है, उसी तरह से है। लेकिन अगर हमको देखना हो कि हमारी लोक संस्कृति कहाँ सुरक्षित है, तो दुनिया के उन देशों में आज भी सूरीनाम में तुलसी बाबा पूजे जाते हैं, मूर्तियां लगी हैं, रामलीलाएं होती हैं, गुयाना में होती हैं, सूरीनाम में होती हैं। फिजी के 7 टापू हैं, 200 किलोमीटर पर हैं। भोजपुरी के गीत सुनिए वहां। तो वही वहां उनके लिए आधार बनी। तो अगली पीढ़ी अब थोड़ी जिज्ञासु हो रही है, धीरे धीरे वो अपना गौरव है उसके प्रति सजग हो रही है। और इसमें मैं समझता हूँ जो मोबाइल की क्रांति आई है, इंटरनेट की क्रांति आई है, पॉजिटिव निगेटिव हर चीज का होता है, लेकिन उससे हमारी अगली पीढ़ी को जानने का मौका मिला है। क्योंकि अभी तक हम पढ़ते थे कि जो हमें ब्रिटिशर्स ने पढ़ा दिया, आज भी हम पढ़ते हैं कि वास्को डी गामा ने हमें खोजा था, तो हम गायब थोड़े थे भाई। सही वो बात हमें है। काहे वो खोजेगा। और जब वास्को डी गामा आया भारत में गुजराती व्यापारी जहाज का पीछा करते, तो वो तो लौट गया गुजरात, और वो सीधा चला गया कालीकट। जब वहां उसने डोसा वगैरह खाया,
काली मिर्च का स्वाद लिया तो हाँ मसाले लाद के ले चला गया। आज भी सही हम बात है। पढ़ते हैं कि राणा प्रताप ने घास की रोटी खाई। हाँ क्यों? बताइए क्या? हाँ वही अब घास की रोटी बनती ही नहीं, बथुआ का पराठा वो खा रहे थे। बथुआ को वही बिल्कुल वही बात रेसिपी मैं कह लगा रही हुआ, हूँ। उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया। राणा वाज ईटिंग द ब्रेड मेड बाय ग्रास बिकॉज द मूली इज काइंड ऑफ ए ग्रास। तो हमारी संस्कृति के बारे में हमको तो गंवारू कह दिया, फोक कह दिया कि ये गणेरियों के गीत हैं, ये फोक हैं। और आज उसी मेलोडी पर दीवाने हैं अंग्रेज लोग या पश्चिम के लोग। तो अगली पीढ़ी हमारी निश्चित रूप से ये सजग है और उसकी मेलोडी को, उसकी ताकत को पहचानेगी और निश्चित रूप से फिर से हम अपनी संस्कृति के प्रति ज्यादा समर्पित होंगे। तो मैं समझता हूं कि अब हम लोग हमारा जो लोक वाद्य और हाँ लोक उसके विषय फिल्म, में भी कुछ। जी तो जी बिल्कुल। मैं वाद्यों से शुरू करता हूं। जी हमारे जीवन, जैसा बताया मैंने, कि वाद्यों का, गीतों का बहुत समावेश है। शादी ब्याह का कोई भी कार्यक्रम हो, कोई न कोई वाद्य बजेगा, जरूर बजेगा। मानर पूजाई होगा तो उसमें छोटा वाला नगाड़ा, जिसको मानर कहते हैं, वो बजने लगता है। कुछ हमारे वाद्य हैं जिनको हम लोग मंगल वाद्य कहते हैं। वो हमारे मंगल में, हमारे शुभ में, हमारे काज परोज में, हमारे त्योहार में वो बजता है। तो यहां से वो परंपरा हम शुरू करते हैं। आदि वाद्य के रूप में हमारे यहाँ सबसे पहला वाद्य जो माना जाता है वो शंख माना जाता है। शंख सब लोग पहचानते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति हाँ नहीं होगा जो हिंदुस्तान में रहे जो और शंख जो न शंख नहीं पहचाने। है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। ये आदि वाद्य है। कब से बज रहा है इसका कुछ नहीं, आपको समुद्र मंथन से शंख निकला और आज भी समुद्र से शंख निकलते ही निकलते हैं। तो यह वाद्य है, इसके कई कई प्रकार होते हैं, वो विषय लंबा हो जाएगा। दक्षिण मुखी जो शंख होता है उसकी ज्यादा मान्यता लोग करते हैं। हर शंख से अलग अलग एक जीवाश्म है। और शंख के वाइब्रेशन का एक उदाहरण मैं आपको बता दूं। एक भोजपुरी कला कोहबर का कार्यक्रम हम लोग कर रहे थे। बनकटा मिश्र एक गांव है देवरिया जिले में, मझौली के पास। नया सेट लेकर के गोरखपुर से पन्ना सा साउंड लाउड स्पीकर वाले, बिल्कुल ब्रांड न्यू। भरत शर्मा जी को आगे गाना था और जैसे ही वो शंख बजना शुरू हुआ, शंख बजाने के लिए आए थे बनारस के योगी राम जन्म जी। वो 7-7, 8-8 मिनट तो उन्होंने सांस का अभ्यास किया है और वो बजाते हैं। आपने देखा होगा मोदी जी की कई रैलियों में भी उन्होंने शंख बजाया है। राम जन्म जी ने जब शंख बजाना शुरू किया, उसके वाइब्रेशन से 20 मीटर दूर रखा साउंड बॉक्स में आग लग गई। अच्छा। उसका साउंड बॉक्स जलने लगा, सारा सिस्टम उसका फेल होने लगा, साउंड बॉक्स तो बिल्कुल जल गया। तो शंख में इतनी ताकत है उसके वाइब्रेशन में, ये प्रत्यक्ष उदाहरण जो है। इसीलिए जो लोग कहते हैं मोदी जी ने शंख क्यों बजवाए, कोरोना काल में शंख क्यों बजवाए, तो जो भारतीय संस्कृति के विज्ञान को नहीं समझेगा वो ऐसे ही पूछेगा कि शंख क्यों बजाए। शंख बजाने के लिए उसके वाइब्रेशन को समझना होगा। दूसरा वाद्य, आदि वाद्य है डमरू। डमरू, हाँ हाँ, बचपन में हमने बहुत खरीदा है। हाँ, तो अब डमरू हमारे शंकर जी के त्रिशूल के साथ इसका जिक्र आता ही है। डमरू की विशेषता भी है, जब हम डमरू बाएं की ओर हाथ से हथेली चलाते हैं तो वो दाहिनी ओर से बजता है। उसकी जो रस्सी होती है ये भी मथानी जैसे काम करता है। तीसरा आदि वाद्य सब लोग पहचानते हैं, बांसुरी। जी जी, बंसी बांसुरी जो हमारे कृष्ण कन्हैया से जुड़ी है।
और कठिन वाद्य है, इसको बजाना आसान नहीं है। हर उंगली के छेद पर उंगली रखनी पड़ती है, और जरा सा इधर उधर हो जाए मिलीमीटर में तो सुर बदल जाते हैं। बिल्कुल। और बहुत प्यारी है। बहुत और प्यारा, आपको बहुत प्यारा। बांसुरी, बांसुरी हमारे उत्तर प्रदेश में पीलीभीत में सबसे ज्यादा बनती है। पूरा शहर बांसुरी का भंडार है। उसके लिए हमारे योगी अच्छा, सरकार ने और स्पेशल प्रोजेक्ट वहां दिया है। अच्छा। इसके बाद एक मंगल वाद्य है जिसको सब लोग जानते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। इसको आप ऐसे देख हाँ, लीजिए, हाँ। पूरे देश में स्मिता जी ये लोक वाद्य बजता है। इसका नाम है सिंघा। सिंघा। सिंघा अच्छा। कहते हैं, धुधुका कहते हैं, बुंदेलखंड में रमतुल्ला कहते हैं। ये अच्छा। हिमाचल से लेके और केरल तक हर जगह बजता है। सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि इसको बजाने वाला सबसे गरीब समाज का सबसे गरीब तबके का होता है, लेकिन वो सबके यहाँ मंगल के लिए, सबके शुभ के लिए वो बजाता है। उसको अपने उसकी चिंता नहीं रहती है कि मेरा मंगल है कि नहीं है। बाकी सबकी खुशी में वो बजाता है। युद्ध के समय भी इसको रणभेरी के रूप में इस्तेमाल करते थे, और इसकी आवाज सुनने के बाद लोगों को समझ में थोड़ा सा ऊर्जा आने लगती है। इसके बाद एक मंगल वाद्य है शहनाई। शहनाई, जिसको जी। बिस्मिल्लाह खान जी के नाते ज्यादा सब लोग जानने लगे। और ये हाँ। शहनाई बहुत प्राचीन तो नहीं है। ये शहनाई जो है, क्योंकि उसके पहले मुगल काल के पहले इसका उदाहरण नहीं मिलता है, लेकिन तो भी बहुत लंबा अच्छा। समय हो गया, इसलिए बहुत प्यारा लोक वाद्य है ये। हम्म। ये लोक वाद्य है नगाड़ा। नगाड़ा। जी। नगाड़ा। अब ये नगाड़ा फरुआही नृत्य में बजता है। यहाँ से लोक नृत्यों को भी कनेक्ट करते हैं। हाँ। नगाड़ा फरुआही नृत्य में बजेगा, लेकिन जो अगला लोक वाद्य है मृदंग, मृदंग। हाँ। ये फरुआई में नहीं बजेगा। अच्छा। मृदंग तो लोक वाद्य भी है, शास्त्रीय वाद्य भी है। ध्रुपद गायन में, क्लासिकल में भी मृदंग का प्रयोग होता है। देवालयों में इसकी गूंज हाँ। सुनाई देती है, और बहुत दमदार आवाज मृदंग की होती है। ये सभी लोक वाद्य जो स्थानीय वनस्पतियां हैं, स्थानीय सामग्री है, उसी से बजते हैं, उसी से बनाए जाते हैं। अब आप बनाए मृदंग जाते देखेंगे कि हैं। इसमें चमड़ा है और लकड़ी है। जो आपने पहले नगाड़ा देखा, हम्म। नगाड़ा मिट्टी का नाद बनाते थे, जो जानवरों के खाने के लिए उसमें भूसा वगैरह डालते थे, और उस पर जानवर के ही चमड़े से उसको कवर कर दिया, तो वो बन गया नगाड़ा। और इसके साथ एक छोटी सी टिमकी भी बजाते हैं जब संगीत के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये आ गया पखावज। अब पखावज। जी। पखावज और मृदंग में क्या अंतर है? मृदंग हाँ। दोनों में एक बेसिक अंतर है, हाँ। हाँ। आसानी से समझा जा सकता है कि जी। पखावज और मृदंग में अंतर क्या है। पखावज में लकड़ी के गिट्टक लगे हैं, हाँ, उसमें नहीं लगे हैं, जैसे बिल्कुल। हम लोग जब इसको कसेंगे हाँ। आवाज को मिलाने के लिए, लेकिन मृदंग में लकड़ी का गिट्टक नहीं होता है। इसमें अच्छा। बाएं तरफ वो आटा सान करके, हाँ। और वो बजाने के थोड़ा पहले उस पर लगाते हैं, आवाज दमदार निकलती है। मृदंग के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि तबला इसी का बच्चा है। तबला जो है, अमीर खुसरो जी ने इसी मृदंग को काट करके दो हिस्से और में। जी, तबला जी। हाँ। बनाया। हाँ। अमीर खुसरो ये जी। जी। मृदंग हमारे धोबी नृत्य में और इंद्रासनी नृत्य में प्रयोग होता है, लेकिन आप देखिए उसके साथ नगाड़ा प्रयोग नहीं होता। नहीं। अच्छा।
उसके बाद ये नृत्य हुड़का। हुड़का, ये भी डमरू की तरह ही दिख रहा है। ये भी जो डमरू जैसा दिख रहा है, बड़ा डमरू के आकार का दिखेगा, ढोल जैसा। हाँ। लेकिन इसकी टेक्निकल चीज ये है कि इसमें जो ऊपर डोरियां लगी हैं, इन डोरियों के साथ एक अलग रस्सी बंधी है जो कंधे में वो डालते हैं, गर्दन में डालते हैं, और जब उसको गर्दन से दूर ले जाएंगे तो ये कस जाएगा, इसकी आवाज मीठी होती जाएगी, और जैसे ढीला करते जाएंगे तो इसकी आवाज कम होती जाएगी। अब ये है लोकवाद, इसकी टेक्नोलॉजी। अब ये हुड़का कभी भी मृदंग और पखावज के साथ नहीं बजता। अब इसमें एक प्रश्न है कि 70 साल का कलाकार नगाड़ा बजा रहा है, मृदंग भी बजा रहा है, हुड़का भी बजा रहा है, अलग अलग, कभी एक साथ बजाए क्या? तो मैंने एक कार्यक्रम किया था आज से 3 साल पहले, 55 लोग कलाकार बुलाए थे, बूढ़े बूढ़े भी उसमें थे। उन्होंने जिंदगी में पहली बार एक साथ वो बजाया था, क्योंकि वो सब अलग अलग लोक नृत्यों में बजते हैं, तो वो एक साथ कभी बैठे ही नहीं पूरी जिंदगी भर। और मैं आपको वो चित्र दिखाना चाहता हूं कि जिसमें ये सारे लोक वादक, बहुत स्पष्ट नहीं आ रहा होगा, इसमें शायद ज्यादा स्पष्ट आएगा। ये सारे लोक वादक, लोक वाद्य जिंदगी में पहली बार एक दूसरे के साथ बैठे। अच्छा, और माध्यम थे आप। गजब। तो अब एक बड़ा प्रचलित लोक वाद्य है, उसको सब लोग जानते हैं। हाँ, ढोलक। ढोलक ये घर घर में होता है जी। और ढोलक मल्टीपर्पज है, संगीत में भी है, फरुआही में भी है, गीत संगीत में, बाकी फगुआ गाते हैं तो भी है। ढोलक की भी वही विशेषता है, लकड़ी का खोल बनाते हैं और चमड़ा और डोरी। इसके लिए लकड़ी भी स्पेशल खोजते हैं लोग। गम्हार एक वृक्ष होता है, उसकी लकड़ी लोग ज्यादा पसंद करते हैं, उसमें चीरा नहीं आता है। अब ये लोग वाद्य तो सारंगी, ये लुप्त हो रहा है अभी हमारे गोरखपुर क्षेत्र में तो बहुत कम है। इसका संगीत की दृष्टि से उपयोग बहुत अच्छा होता है। मनुष्य के गले के सबसे निकट अगर कोई लोक वाद्य है वो सारंगी है, बिल्कुल गले की आवाज से मिल करके ये सारंगी बजती है, और बहुत पुराना वाद्य है और बड़ा कठिन वाद्य है। तो सारंगी को लेके भी सारी दुनिया में हमारे बनारस घराने के लोग काफी गए हैं। गोरखपुर क्षेत्र में भी इक्का दुक्का हमारे कलाकार हैं जो सारंगी को लेके। इसके बाद एक वाद्य है, सभी लोग जानते ही उसको, इकतारा। बिल्कुल। एक वाद्य है ये करताल, इसको कहते हैं। हाँ। करताल भी कहते हैं, खड़ताल भी कहते हैं, और इसके एक तारा के साथ बजाने की परंपरा रही है। आपने अगर सूरदास जी का फोटो देखा हो, सूरदास जी के फोटो में ये दोनों वाद्य एक साथ मिलते हैं। बिल्कुल। और मेरे बचपन का एक चित्रण याद आ रहा है कि मेरे यहाँ एक भिक्षुक आया करते थे, वो धोती कुर्ता मटमैला सा पहन करके, उनके हाथ में करताल होता था और पैरों में ना लकड़ी की खड़ा हुआ करती थी और एक झोली हुआ करती थी। तो वो मुझे कभी जीवन भर भूले नहीं, और एक संस्मरण के माध्यम से मैंने एक कविता भी रची हुई है उनको याद करते हुए। आज करताल देख करके वो मुझे याद आ गया कि पहले तो मैंने देखा, आज के समय में ये देखने को बहुत कम, मंदिरों में भले मिल जाए बट और कहीं तो नहीं दिखता। पहले की अब ये दो वाद्य लेकर के पूरा म्यूजिक सिस्टम लोग चला लेते थे। वो अकेले गा रहे हैं और ताल शब्द जुड़ा है, करताल।
इससे ताल का काम हो जाता था, और एक तारा में तार से सुर का काम हो जाता था, तो उससे गीत संगीत भी कर लेते थे। एक और बहुत ही ढपली। लोकप्रिय वाद्य है खजड़ी। अच्छा, खजड़ी। खजड़ी जिसको कहते हैं, डपली कह हाँ सकते हैं आप। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। कबीर पंथी, हाँ, कबीर पंथी निर्गुण गाने में इसका प्रयोग निश्चित रूप से होता है। हम्म, तो ये आजकल मठों पर मिलता है, अभी भी लोग रखे हैं, और हम्म, इसकी ताल, निर्गुण की ताल जो है वो अल्टर होती है, तो उससे बजा करके अपना लोग भजन भाव करते हैं। और एक बात और हमारे यहाँ है, घुंघरू। हाँ, और घुघरू मुझे को बहुत। लेकर के ढेर सारा एक्सपेरिमेंट हमारे यहाँ शास्त्रीय नृत्यों में हम्म। हुआ है, और इसकी गूंज सारी दुनिया तक पहुंची है। गाने बने, फिल्मों में गए, तो ये भी हमारे यहाँ इस वाद्य की बहुत ही मान्यता है। विशेषकर कथक के लिए तो इसकी बहुत उपयोगिता है, हम्म। और कथक के कलाकार इसके एक एक घुंघरू से अलग अलग आवाज वो अपने पैरों के हरकत से करते हैं। और कीर्तन हो, ढोलक रहे, करताल रहे, तो ये जोड़ी, हाँ। जोड़ी इसको कहते हैं। हाँ, झाल का बच्चा मजीरा। कहते हैं मजीरा। उसको, मजीरा हाँ कहते हैं, जोड़ी कहते हैं। तो जी जी ये जी। हमारे ये लोकवाद्य हैं, और ये सारे लोकवाद्य अभी भी हमारे पास हैं। तो मैं समझता हूँ स्मिता जी, हम लोग जल्दी से हम्म। लोक शिल्प की बात कर लेते हैं, ज्यादा बिल्कुल काम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ठीक है ठीक हमारे है ठीक है, क्षेत्र जैसे। में हमारे संस्कार शिल्प इनको कहते हैं। इसमें आपको हल्का सा दिख रहा होगा बांस का डाल। हाँ, दाल का जिक्र तो हमने पहले भी पिछले हाँ, एपिसोड में भी डाल, किया था कि और शादी में जो। सूपा है इसमें, सूप है, जी। और बेना है, हाँ, बेना जिसको हवा पंखा। के लिए बांस का हम्म। बेना, बेनिया डोलाए ऐसा शब्द कहते थे। हाँ हाँ। और अगर हम डलिया मौनी की चर्चा न करें, अच्छा, मूंज हाँ के हाँ। इतनी खूबसूरत रचना, इतनी खूबसूरत डिजाइन मूंज शिल्प अभी से भी गांव में बनता हमारे है यहाँ ये, हाँ। माताएं बहनें आज भी बनाती हैं। मूंज के रेशे निकालना, उनको गर्म पानी में रखना, रंगना, और उससे ये डिजाइन बनाना, तो ये डलिया मोनी अद्भुत। हमारे यहाँ है। इसमें आपको मिट्टी के हाथी घोड़े और हाँ मिट्टी हाँ का हाँ। पटुकी, दिवाली पे बनता है ना। एक इसमें बुकवा रखने का लकड़ी का भी सामान है, उबटन अच्छा। जिसमें रखते थे, और इधर वो मथानी है ये किनारे, हाँ, ये इधर साइड में, जी जी। हाँ। जिससे वो, हमारे यहाँ रही कहते थे उसको भोजपुरी में। रही। अब रही हम्म। का मतलब मैं निकालता हूं कि जब वो चलेगा तो मक्खन उसमें रहेगा, बाकी हट जाएगा, मक्खन उसी में फंस जाता था। रही। मक्खन हाँ, रही। रही। और ये मिट्टी के बिल्कुल। देखिए हाथी घोड़े जो हमारे यहाँ शादी ब्याह में भी प्रयोग होते हैं, पतुकी हम्म। कहते हैं, दही जमाने के लिए कहतरी कहते हैं। तो ये ढेर सारे मिट्टी के शिल्प हमारे यहाँ हैं, लकड़ी के हम्म। शिल्प हैं। तो बिल्कुल। इनको हम लोग जब मैं। संस्कार शिल्प कहते हैं। हाँ हमारे जी, यहाँ बढ़ई जब मैं पीढ़ा ले छोटी थी। आता है, बर उस हाँ, पर बिल्कुल। बैठता है। कितना भी जब महंगा मैं सोफा छोटी थी। किसी के घर में हो, हाँ लड़के की शादी हाँ, में वो। सोफा पर नहीं बैठता, बढ़ई के हाँ, लाए हुए पीढ़ा पर बैठता है। हम्म, ये हमारे वो। जिंदगी से जुड़े हुए। और बिल्कुल। आखिरी और लाइन मिट्टी में के। कहूंगा, हाँ, मैं हमारे वही कह क्षेत्र रही थी की, कि मैं वही हमारे आपको क्षेत्र कह का रही हर थी। आदमी पूर्ण वैज्ञानिक है, अच्छा। पूर्ण इंजीनियर है, अपने हम्म। जरूरत का सामान अपने बना लेता है, और इसी को हम बाद में लोक कला और लोक शिल्प कहते हैं। बिल्कुल। और ये मिट्टी के खिलौने देख करके ना मुझे याद आ गया कि जब मैं छोटी थी, आज का तो मुझे नहीं पता क्योंकि आज तो, लेकिन जब मैं छोटी थी तो मेरे यहाँ एक कुम्हाइन आया करती थी, वो मिट्टी के दिए लेके आती थी और साथ में पूरे खिलौनों का सेट होता था।
तो 2 सेट हमारे यहाँ लिया जाता था। आज के समय में पता नहीं है वो बनते हैं उस तरह से कि नहीं बनते हैं, ये इसका जानकारी मुझे कम है, लेकिन बचपन में जब हमने देखा है, वो देख कर के मुझे याद आ गया। तो आपके माध्यम से मैं अपने दर्शकों को, श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि जब से दीपोत्सव की परंपरा ज्यादा चली, तब से मिट्टी के दिए और इनकी मांग और महत्व दोनों बढ़ गया। सबको समझ में आने लगा। और दूसरी सूचना है मिट्टी शिल्प के बारे में कि गोरखपुर एक ऐसा सेंटर है, टेराकोटा आपको सब जगह मिलेगा, लेकिन गोरखपुर का जो टेराकोटा है, आपको मालूम है, वो तो आपका क्षेत्र है, सारी दुनिया में गोरखपुर के पास एक गांव है औरंगाबाद, और उस हाँ। गांव में कम से कम आधा दर्जन राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त कुम्हार हाँ। भाई हैं। गवर्नमेंट की स्पेशल वहाँ परियोजना है। और जब हम लोग उस गांव में जाएंगे तो पता चलेगा कि कोई कहेगा मैं जर्मनी का ऑर्डर बना रहा हूँ, कोई कहेगा मैं ऑस्ट्रेलिया का ऑर्डर बना रहा हूँ, सारा ऑनलाइन वहां से जुड़ा। उस टेराकोटा की विशेषता ये है कि उसमें वो कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं करते हैं, सांचे से नहीं बनाते हैं, और एक रंगने के लिए वनस्पति की छाल का इस्तेमाल करते हैं, कच्चे पर ही उसको लगा देते हैं, और जब वो पकता है तो वही गेरुआ कलर का अपने आप हो जाता है। तो वो ड्यूरेबल भी होता है, और पर्यावरण की दृष्टि से वो बहुत, चूंकि एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद माननीय जोगी जी ने शुरू किया है, तो गोरखपुर हाँ का जो जी। टेराकोटा है वो हमारे जिले का एक उत्पाद है। और वो मिट्टी का शिल्प जो हमारे संस्कार के कार्यक्रमों से भी जुड़ा है, और वो सारी दुनिया में आज हमारा गौरव बढ़ा रहा है। मैं ये आपके माध्यम से जानकारी देना उचित समझता था। तो हमारा विषय यही था। स्मिता जी, मैं समझ रहा हूँ हमारा समय हम लोगों का पूर्ण हुआ। मैं आपके माध्यम से सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने अपना समय दिया और हमारी बातों को सुना। आवाज आ रही है? हो गया। कुछ टेक्निकल चीज। चल फिर। अच्छा, आज बस एंड ऑफ द पिक्चर सच सामने आ जाए। बॉलीवुड तनुजा नाम की इस हीरोइन का टाटा गुड बाय मुझे। आप मुझे यहाँ क्यों आए? किसी का डर नहीं, कोई डर नहीं बना नहीं। मेरी पीठ पीछे क्या हुआ है?
मेरी बीवी अभी तक तेरी सांस नहीं हो पाई, क्या रामा तुझे अभी तक पीना नहीं पाया, कहीं रामा भाभी ने तुझे घर से बाहर नहीं निकालना चाहती, को मेरा पुत्र, सॉरी तेरा पति रामा को हमारे जबरदस्ती नहीं, मुझे ऐसे नहीं लगेगी। 1 घंटा 5 मिनट 12 सेकंड। माफ करिएगा, थोड़ा लग रहा है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई थी। कोई बात नहीं, और नेटवर्क चला गया, तो ये सारी समस्याएं आती रहती हैं जिनसे जूझते रहते हैं हम, और बस हम अपने रास्ते चलते हैं, वो अपने रास्ते चलता है। और बीच में मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया, आपको मैं सुन नहीं पाई, लेकिन मुझे लग रहा है कि कार्यक्रम चल रहा होगा। अब अंदाजा ही लगा सकती हूँ मैं फिलहाल तो। जी सर, बताइए कहाँ थे हम और क्या हो गया और अब हमें किधर जाना है? अब मैं वही टेराकोटा की चर्चा कर रहा था। जी जी जी। और इस तरह के जो उत्पाद हैं वो हमारे हर क्षेत्र में हैं, हर जगह हैं। लकड़ी के खिलौने के लिए आप जानती, बनारस मशहूर है। और ये जो शिल्प हैं वो हमारी पूर्ण वैज्ञानिक सोच का परिणाम है, इसीलिए हमें कोई पिछड़ा नहीं कह सकता। जो हमारे यहाँ शब्द आता है जुगाड़, जहाँ इंजीनियर फेल हो जाते हैं वहां गांव का एक आदमी आता है तुरंत। जब किसी को, जैसे मुझे खांसी आ रही है तो मुझे अगल बगल से हमेशा बता दिए जाते ये खा लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, और वो सत्य होता है। तो हमारे यहाँ का आदमी जानकार है। इसीलिए जो लोक कला के उत्पाद हैं, चाहे वो लोक वाद्य हैं, चाहे लोक नृत्य हैं, चाहे लोक शिल्प हैं, यह उनके स्वतः उनकी कल्पना का परिणाम है, उनका प्रोडक्ट है। ये किसी मल्टीनेशनल ने नहीं बनाया है। और मनुष्य की यही खासियत है। और लोक संस्कृति में तो जरूर कि उन्हें जो जरूरत लगता है वही उठाते, उसी को बजाने लगते हैं। और धीरे धीरे इस तरह के एक्सपेरिमेंट जो है वो होते रहते हैं। और बाकी आप देखते रहिए, गिनती गिनेंगी तो 15, 20, 25, 50 वाद्य आपको मिलेंगे। लेकिन लोक वाद्यों की संख्या केवल एक क्षेत्र में आप चले जाएं तो पता चलेगा कि कई 100 लोक वाद्य हैं। जो ही आइटम है उसी को लेकर के बजाना शुरू कर दिया और उसको फिर उन्होंने सुरीला बना लिया। तो ये तो लोक संस्कृति का कमाल है। और यही हमारी संपदा है, यही हमारी विरासत है। और इसी से पूरा देश एक राष्ट्र बनता है, वो कोई भूमि का टुकड़ा नहीं। इसलिए भारत को जब सांस्कृतिक राष्ट्र कहते हैं तो उसके पीछे यही भावना है। क्योंकि जो लोक कलाएं हैं वो चाहे वो भाषा के मोहताज नहीं है। और आप देखिए, कृष्ण भगवान का कार्य क्षेत्र रहा द्वारिका, और पूजे जाते मणिपुर में। हाँ। सबसे ज्यादा कृष्ण की लीला मणिपुर में नाची और गाई जाती है। तो देश को जोड़ने का ये जो माध्यम है वो हमारी संस्कृति है। हमारे यहाँ के लोग अपने लोक कलाओं के साथ साथ और भी लोक कलाओं से कुछ सीख करके उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा आपके माध्यम से जहां भी आवाज पहुंचे कि हमारे क्षेत्र के जो लोक नृत्य हैं, लोक कलाएं हैं, उनके लिए जो शुभ सूचना ये है कि हमारी उत्तर प्रदेश की पूज्य योगी जी की सरकार कुछ योजना बना रही है उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए। और समाज का भी इसमें सहयोग और संरक्षण चाहिए। मैं आपके माध्यम से, अब चूंकि हम लोग भोजपुरी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, भोजपुरी के लोगों से आग्रह करता हूँ, आप अपने यहाँ वो एक ढोल लेके आ जाते हैं, पंजाब का ढोल। वो न पंजाबी ढोल होता है, न बजाने वाला पंजाबी होता है, और वो आके पीटना शुरू कर देता है, पैसा लेके चला जाता है। हम अपने यहाँ सिंघा और नगाड़ा वाले को बुला के नहीं देते। तो मैं आप जहां जाता हूँ आग्रह करता हूँ, भाई सिंघा भी बजवा लीजिए, आपके पास पैसा है तो नगाड़ा भी बजवा लीजिए, ढोल भी बजवा लीजिए, इसमें क्या बुराई है।
आखिर ये हमारे मंगल वाद्य हैं। तो मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि हम अपनी अगली पीढ़ी को जरूर इन चीजों के बारे में बताएं। और इन लोक कलाओं में देखिए, अभी तो लोकनाट्य हैं, लोक कथाएं हैं, एक एक कथा को लेकर के बिरहा वाले गाने लगते हैं, रात भर लोग सुनते हैं। शीत बसंत की कहानी है, किसी दादी नानी बूढ़ी माता जी से पूछिए तो बिहुला बाला लखंदर की कहानी बताएंगी, सुनने वाले रोने लगते थे। तो ऐसी लोक कथाएं हमारे यहाँ हैं। लोरकी विजयमल की गाथा है, आल्हा है, तो ढेर सारे अभी क्षेत्र हमारे हैं। लोकनाट्यों में हमारी रामलीला है, हमारी नौटंकी है। उससे अब कहते हैं ना कि वो नौटंकी ही देखी गांधी जी ने, राजा हरिश्चंद्र का कथानक था, प्रभावित हुए। तो हमारे यहाँ समाज को जोड़ने के लिए, समाज को सुधारने के लिए ये सब माध्यम बनाए जाते थे, और समाज में खुशी रहे, प्रसन्नता रहे, सब लोग एक दूसरे से मिले जुले रहे, उसके लिए हमारे लोक कलाएं, लोकवाद सहायक बनते थे। नहीं तो राजा के यहाँ शादी है तो वो नगाड़ा लेके किसी को आने की क्या जरूरत है, वो तो राजा है नहीं, न राजवंश का है। लेकिन वो कहते हैं ना, बिना जब तक वो लाएगा नहीं तब तक काम नहीं होगा। अभी ये चीजें बाकी हैं, भले ही सूट के ऊपर ही धोती लपेटा जाए दुल्हा के लिए, लपेटा तो जा रहा है। सही बात है, हाँ बिल्कुल सही बात है। और बहुत अच्छी चर्चा रही, बहुत अच्छा ज्ञान आज आपके माध्यम से हमें जानने को मिला। और इस कार्यक्रम का पूरा मतलब भी यही बनता है कि हम अपनी संस्कृति, अपने धरोहर को कैसे संजोते हैं, कैसे समझते हैं, और अगली पीढ़ी को हम कैसे हस्तांतरित करते हैं। तो बस आज आपसे बहुत कुछ जानने को मिला, जानना तो बहुत कुछ है जी। एक और आग्रह, मैं मौका पाया हूं तो उसका लाभ लेना चाहिए। मैं वही कह रही हूँ कि आपसे तो अभी बहुत कुछ जानना है, और मेरा एक जो है ना निवेदन, वो जरूर आप उसको पूरे करने की कोशिश कीजिएगा। आज आपकी तबीयत भी नहीं ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे देख करके लग रहा है, लेकिन चूंकि आप गोरखपुर की हैं, मैं भी गोरखपुर की हूँ, और मैं चूंकि गोरखपुर से काफी सालों से बाहर भी मेरा रहना हुआ है, और कहीं भी बाहर जाओ तो लोग पूछते ये गोरखपुर कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है क्या? तो जब योगी जी हमारे मुख्यमंत्री बने तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब कम से कम मुझे ये नहीं बताना पड़ेगा किसी को कि गोरखपुर कहाँ पड़ता है। तो इस बात की मुझे बहुत खुशी हुई कि तो आप गोरखपुर के बारे में हमारे दर्शकों को जरूर कुछ कुछ बता दीजिए, तो मजा आ जाएगा। गोरखपुर के बारे में पहले समझ लें, गोरखपुर पूर्वोत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर है। बाबा गोरखनाथ जी का यहाँ पर मंदिर है। नेपाल जाने के लिए जो हाईवे है उस पर ये जुड़ा है। गन्ना की बेल्ट है, धान की बेल्ट है, नेपाल और बिहार दोनों के उस पर है। गोरखपुर के बारे में लोगों की कल्पनाएं और रही होंगी। अगर आप गोरखपुर आज से 5 साल पहले कोई आया होगा, आज आएगा तो उसको चक्कर आ जाएगा, मैं किसी दूसरे शहर में चला गया। गोरखपुर शहर पहले तो 3 विश्व रिकॉर्ड हैं, उसको समझना चाहिए। हाँ। गोरखपुर शहर में दुनिया का सबसे बड़ा प्रेस है, गीता प्रेस। अच्छा। जी हाँ, जी हाँ। जहाँ करोड़ों की संख्या में गीता छपी। आज दुनिया की लगभग हर भाषा में गीता छपी और ढेर सारे ग्रंथ छपे। तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रेस, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर, 1 किलोमीटर 400 मीटर के आसपास तो प्लेटफॉर्म है। आपको एक किनारे दूसरे किनारे जाने के लिए भी ऑटो या अपनी गाड़ी ले जाना चाहिए। दोनों ओर कैबवे की सुविधा है। तीसरा, आज के हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी सबसे कम उम्र में लगातार इंक्रीजिंग वोट्स के साथ वो 5 बार जीते थे सांसद। तो उन्होंने भी एक रिकॉर्ड बनाया था। आज का गोरखपुर मैं आमंत्रित करता हूं, आइए। वहाँ हमारे यहाँ एक झील है, रामगढ़ ताल, ऑक्सबो लेक है। बहुत सुंदर। जो लोग भूगोल के विद्वान हैं जानते हैं, ऑक्सबो लेक कहते हैं उसको।
साल भर पानी रहता है, उसमें पानी कभी कम नहीं होता। और आजकल जो पूज्य महाराज जी ने रामगढ़ हाँ, ताल के किनारे जो जिस तरह से उन्होंने जेटी बनवाई, सीढ़ियां बनवाई, आज वो टूरिस्ट प्लेस है। हजारों लोगों को रोजगार मिला है, हजारों लोग वहां शाम को और दिन भर पर्यटन के लिए आ रहे हैं। गोरखपुर का आदमी जब योगी जी कहते तो लोग विश्वास नहीं करते हैं। स्लीपर के किराए में वो बंगलौर, बंबई और हवाई जहाज से जा रहा है। और उसका कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूँ। बंगलौर जाने के लिए 3 दिन लगते हैं ट्रेन से, और हाँ, अगर कोई एसी थर्ड का टिकट ले ले तो मुझे लगता है कम से कम 1700-1800 का टिकट होगा, और 3 दिन की दिहाड़ी चली जाएगी तो 30-32-3500 रुपए में 2 घंटे में वो व्यक्ति बंगलौर पहुंच जाता है। इस तरह से 8 फ्लाइट्स, जबकि वो सेना का हवाई अड्डा है, लेकिन यहाँ से हाँ, 8 फ्लाइट्स जा रही हैं, और अभी 2 और शुरू होने जा रही हैं, जो अहमदाबाद और लखनऊ की। 4 लेन, हम लोग 6 के लिए लेन, बहुत न जाने सुविधा कितनी होगी। लेन्स में जुड़ गई हैं। एम्स आ गया, आज ही मैंने देखा है। कई और प्रोजेक्ट्स यहाँ, इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय, आयुर्वेद विश्वविद्यालय, पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय। तो हमारा सेंटर है, इतिहास का स्थान है, ऐतिहासिक। 1857 प्रथम स्वाधीनता संग्राम का बहुत प्रमुख केंद्र ये क्षेत्र है। यहाँ के लोगों ने बलिदान दिया। चौरी चौरा कांड की शताब्दी चल रही है, 100 वर्ष पूरे हो गए। वो यह स्थान है। गोरखपुर अपने गौरजीत आम के लिए प्रसिद्ध है, अपने पनियाला के लिए प्रसिद्ध है, हैंडलूम के लिए प्रसिद्ध है। और गोरखपुर ऐसा स्थान है जहाँ गुरु नानक जी, बाबा गोरखनाथ जी और महात्मा कबीर की भेंट और सत्संग के भी उदाहरण बताए जाते हैं। तो निश्चित रूप से सारी दुनिया में अगर रामचरितमानस को पहुंचाया गया तो उसका श्रेय गीता प्रेस को जाता है। और सारी दुनिया में अगर राम को, कृष्ण को चेहरे से लोगों ने पहचाना तो वो भी गीता प्रेस के जो हमारे गोरखपुर के चित्रकार बीके मित्रा जी रहे, भगवान जी, जगन्नाथ जी, उन लोगों ने किया। और हमारे श्रोताओं को जान के प्रसन्नता होगी कि दुनिया की जानी मानी चित्रकार अमृता शेरगिल जी की पैदाइश भी गोरखपुर की ही थी। गोरखपुर में शुरुआत में वो रही थी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की फांसी यहाँ हुई थी। तो ढेर सारे दृष्टांत जुड़े हुए हैं। अंग्रेजों का कभी आधिपत्य गोरखपुर पर नहीं रहा। भोजपुरिया लोगों ने कभी गर्दन नहीं झुकाई, और अंग्रेज उसी का परिणाम है कि बाद में चौरी चौरा में अंग्रेज चौरी चौरा में फूके गए, खाना अभी फूक उसका दिया शताब्दी गया। महोत्सव चल रहा है। तो गोरखपुर, आज के समय का गोरखपुर, अभी राप्ती राप्ती नदी के तट पर जो घाट बने हैं, मैं आपके किसी कार्यक्रम में उसका फोटो दे दूंगा। जो ड्रोन से फोटो लिया, अभी उसका लोकार्पण हुआ। 1.25 लाख दिए कुछ योगी आदित्यनाथ जी महाराज का निर्देश था। लोकार्पण समारोह में भव्य दीपोत्सव हो, रंगोली बने। तो आपको ध्यान है कि रंगोली की टीम ने 48 घंटे, संस्कार भारती के कलाकारों ने 48 घंटे लगातार रंगोली बनाई। 1.25 लाख दिए जले। आज उस घाट पर एक तरफ श्मशान है, दोनों तरफ घाट हैं, लोग बाग दोनों तरफ आरती शुरू हो गई, पिकनिक प्लेस बन रहा है। अभी एक जो नई झील है, फर्टिलाइजर का कारखाना, आपको ध्यान है, देश का सबसे बड़ा कारखाना फर्टिलाइजर, वो शुरू होने जा रहा है, बंद हो गया। उसके बगल की जो चिलुआ ताल की जो झील है, उसके लिए भी अभी उसको भी पर्यटन केंद्र बनाने के लिए पैसा स्वीकृत हो गया। तो जो लोग गोरखपुर बहुत पहले आए हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि एक बार गोरखपुर देख जाइए। अपने ही नहीं आइए, अपने बाल बच्चों को लेकर के आइए। बिल्कुल, गोरखपुर में गीता प्रेस देखिए, बाबा गोरखनाथ जी के यहाँ खिचड़ी चढ़ाइए, प्रसाद लीजिए और अपने जीवन को धन्य करिए। मैं आपके माध्यम से, नेपाल भी मैं अपनी ये बात, सही बात है, मेरी बात छूट जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ हमारे श्रोता दर्शक जो इस समय अभी हमसे जुड़े हैं,
और रुचि जी, भी ले रहे हैं, उनके पास ऐसे लोक वादकों का अगर कांटेक्ट हो, हुँ, उनका नाम हो, उनका गांव हो, उनका कोई मोबाइल नंबर मिले, ऐसे लोक नृत्य के दलों का, तो वो हम लोगों को उपलब्ध जरूर कराएं। और क्योंकि मैं इनको लेके काम कर रहा हूँ, और उनको एक जगह हाँ, एकत्र करना, ऐसा एक मेले जैसा दृश्य उपस्थित करना, ये हम सबकी जिम्मेदारी भी है। और मुझे लगा कि इस तरह के कार्यक्रमों से हमें ऐसे लोग भी मिलेंगे जो ऐसे बिल्कुल, लोगों की जानकारी देंगे, तो उनको उचित जगह पर, जहां उनको ज्यादा कष्ट न हो, और उनको उनकी व्यवस्था के साथ, वो कोई, अब हम लोग फ्री में सिंघा नगाड़ा नहीं बजवाएंगे, उनकी चिंता करेंगे, क्योंकि हमारी धरोहर है, वो कलाकार हमारे लोक कला संपदा के प्रतिनिधि हैं, भोजपुरी संस्कृति के प्रतिनिधि हैं, इसलिए उनका आदर हम करते हुए कोई ना कोई आयोजन ऐसा करेंगे। और उनको अगर एक माला हमने पहना दिया तो हम अपने को धन्य समझेंगे। ऐसा संदेश देते हुए मैं आपके सभी श्रोता दर्शकों को शुभकामनाएं देता हूं, और उन्हें धन्यवाद देता हूं जी, कि आपने हमारी बातों को देर तक सुना और उसमें अपने सुझाव भी दिए। जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको कि आपने इतना समय दिया और आज आपकी तबीयत भी नहीं ठीक है और बावजूद उसके जिस तरह से आपने हमारे ज्ञान में वर्धन किया, वो भी बहुत ही अद्भुत रहा। बीच-बीच में नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है लेकिन बस अगर मेरी आवाज़ आ रही है, तो मैं अपनी बात रखूँ? बिल्कुल, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। तो जिस तरह से आपने गोरखपुर का ज़िक्र किया, तो मैं भी यही कहूँगी कि सांस्कृतिक, साहित्यिक या पौराणिक हर क्षेत्र से, हर एक विधा में, हर एक लोक कला में गोरखपुर सच में समृद्ध है और इसे समृद्ध बनाए रखने और आगे आने वाली पीढ़ियों तक बनाए रखने के लिए हमें जागना बहुत ज़रूरी है। गोरखपुर ही नहीं, इस कार्यक्रम के माध्यम से तो हमें और भी चीज़ें करनी है, तो जैसा सर ने कहा कि अगर आप लोग जानते हैं किसी भी लोक कला के कलाकारों को तो आप बताइए उनको जोड़ा जाए और एक कार्यक्रम किया जाए। तो बहुत अच्छी सोच है आपकी और इसी सोच की आज हमें ज़रूरत भी है कि लोग आगे बढ़ें और एक दूसरे का सहारा बने और सभी का हाथ पकड़ के हम चलेंगे तो निश्चित रूप से हम सभी एक अच्छी जगह पे, एक अच्छे मकाम पे और एक बहुत अच्छे समाज की संरचना करने में हम सफल हो पाएंगे। तो बस यही भावना है, यही उद्देश्य है और यही सफर है। तो इसी सफर में आप सभी का साथ चाहिए, साथ चलते रहेंगे और कारवां बनेगा और मंजिल तो खूबसूरत होगी ही होगी। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद तहे दिल से, बहुत आभार आपको कि आप बहुत बहुत धन्यवाद। इस हालत में इतना मैंने बहुत-बहुत शुक्रिया आपको। तो फिर मिलते हैं हम लोग। एक सूचना आप लोगों के लिए कि प्रत्येक शनिवार को जो मैं भी कलाकार एक कार्यक्रम होता है, इस बार नहीं हो पाएगा किसी कारणवश। तो बस जुड़े रहिए, कार्यक्रम को देखते रहिए, अगली बार हम उसको ज़रूर करेंगे और फिर इसी कार्यक्रम में मिलते हैं हम लोग। नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार।